अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान के एक छोटे से गांव में सड़क के बीचों बीच एक अंग्रेज अधिकारी कुछ पुलिसकर्मियों के साथ आया। वह गांव वालों पर अत्याचार करने लगा। चारों ओर चीख पुकार मची थी, पर गांव के लोग इस दहशत को खामोशी से देख रहे थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर किसी के दिल में अंग्रेजों का खौफ बैठा हुआ था। डर की इस चुप्पी में गांव वालों की आंखों में गुस्सा, बेबसी और आंसू झलक रहे थे, लेकिन उनकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई थी। इसी भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति, बलजी शेखावत, यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आग थी। वह अपने भीतर उमड़ते गुस्से और सच्चाई के जज्बे को दबाए खड़ा रहा, क्योंकि वह जानता था कि अभी बोलने का वक्त नहीं है। जैसे ही अंग्रेज और उनके पुलिसकर्मी वहां से चले गए, बलजी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब एक अटूट दृढ़ता झलक रही थी। वह जानता था कि इस अन्याय को यूं ही नहीं छोड़ सकता। बलजी शेखावत का दिल गरज रहा था, जैसे कोई तूफान उठने को तैयार हो। उसने ठान लिया था कि अब सत्य और न्याय के लिए वह अपनी आवाज उठाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। गांव की मिट्टी में पहली बार किसी ने डर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। बलजी शेखावत, इस गांव का नायक, अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले बड़े बड़े लोगों को लूटना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी यह लूट स्वार्थ से भरी नहीं थी, बल्कि गरीबों की बेबसी और उनकी दर्द भरी कहानियों ने उसे यह रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। जो भी वह लूटता, उसे गरीबों में बांट देना जैसे उसका मकसद बन गया था। यही कारण था कि गांव के अमीर सेठ, छोटे छोटे राजा और वो लोग जो पंचायत पर अपना अधिकार जमाए बैठे थे, उसकी इस हरकत से खौफ और नफरत दोनों महसूस करने लगे। उसकी बहादुरी और बगावत ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्होंने उसे पंचायत से निकाल फेंकने का इरादा कर लिया। अंग्रेज कमिश्नर तक इस योजना का हिस्सा बन गया, क्योंकि बलजी शेखावत का नाम अब एक बगावत की आग की तरह फैल चुका था। हालात ने बलजी को मजबूर कर दिया कि वह गांव छोड़कर कहीं दूर एक सुनसान घर में जा बसे, लेकिन उसकी बेचैनियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक रात जब आसमान घने बादलों से घिरा हुआ था और हर तरफ सन्नाटा पसरा था, अचानक उसका भाई भुर्जी शेखावत हांफता हुआ उसके पास पहुंचा। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। भुर्जी के पीछे पुलिसकर्मियों की टोलियां उसका पीछा कर रही थीं। अपने भाई को इस हालत में देखकर बलजी का दिल कांप उठा। उसने बिना एक पल गंवाए अपने भाई को छुपा दिया और खुद भी छिपने की कोशिश करने लगा। पुलिसकर्मियों ने हर कोना छान मारा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा तो वे वहां से मायूस होकर चले गए। भुर्जी, जो बलजी से ज्यादा ताकतवर और साहसी था, ने अपनी किस्मत अंग्रेजों की फौज में शामिल होकर आजमाई थी। वह फौज में शामिल तो हो गया, लेकिन उसके दिल में हमेशा से एक आंधी चल रही थी। उसे अंग्रेजों के अत्याचार और निर्दोष भारतीयों पर किए जा रहे जुल्म अंदर तक तोड़ देते थे। फिर एक दिन उसने देखा कि एक निर्दोष भारतीय पर अंग्रेज अफसर बेरहमी से जुल्म ढा रहा है। यह दृश्य उसकी आत्मा को झकझोर गया। गुस्से और दर्द ने उसकी सोचने की शक्ति को खत्म कर दिया। बिना कुछ सोचे समझे उसने उस अंग्रेज को वहीं मार गिराया। वह जानता था कि अब उसका फौज में रहना नामुमकिन है। अपने किए की परवाह किए बिना भुर्जी सीधा अपने भाई बलजी के पास पहुंचा। जब दोनों भाई मिले तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी। ये डर की नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की चमक थी। यहीं से दोनों भाइयों की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब यह सिर्फ दो भाइयों की जिंदगी नहीं थी, बल्कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने वाली एक बगावत की शुरुआत थी। दोनों भाई अपने पूर्वजों की कुर्बानी और उनके साथ हुए विश्वासघात को याद करते हुए गुस्से और दर्द से भर उठे। अंग्रेजों के खिलाफ उनके दिल में धधकती नफरत और राजाओं द्वारा किए गए विश्वासघात की पीड़ा उन्हें बेचैन कर देती थी। जोधपुर के राजा द्वारा उनके पूर्वज डूंगरसियों के साथ किए गए धोखे की याद आते ही उनका खून खौल उठता था। उन्हें हर बार यही लगता कि कैसे उन लोगों से बदला लिया जाए जिन्होंने न सिर्फ उनके पूर्वजों के साथ अन्याय किया, बल्कि अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर अपनी ही धरती को पराया बना दिया। सबसे ज्यादा दर्द उन्हें इस बात का होता था कि जिन गरीब किसानों से वे लगान वसूलते हैं, वही पैसा अंग्रेजों के खजाने में जाता है। किसानों की बेबसी और अंग्रेजों की सत्ता ने उनके दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया था। उन्हें लगता था कि उनके पास सब कुछ है, पर उनकी अपनी जमीन पर ही वे बेगाने हो गए हैं। अपने गुस्से और दुख को बांटने वाला भी कोई नहीं था। रात के सन्नाटे में जब दर्द और गुस्से ने
उन्हें सोने नहीं दिया तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। ऊंट पर सवार होकर वे अपने वफादार नौकर के साथ निकल पड़े, इस सोच के साथ कि अब उनकी जिंदगी का मकसद केवल बदला लेना और जरूरतमंदों की मदद करना है। उनकी आंखों में अपने पूर्वजों का सम्मान लौटाने का जुनून और अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त क्रांति का सपना था। जोधपुर की जमीन पर डाका डालते हुए उन्हें एक अजीब सुकून मिलता। अमीरों और सेठ साहूकारों को लूटकर लूटा हुआ धन शेखावाटी के गरीबों में बांटते समय उनके दिल को ऐसा लगता जैसे वे अपने पूर्वजों के साथ हुई नाइंसाफी का कुछ हिसाब चुका रहे हों। हर डाके के बाद उनकी आंखों में बदले की आग और तेज हो जाती। उनका हर कदम जोधपुर रियासत और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनके आक्रोश का प्रतीक था। लूटे गए धन से किसी गरीब की बेटी की शादी करवाते तो कभी किसी गरीब बहन के भाई बनकर उसके बच्चों की शादी में भात भरने जाते। धीरे धीरे उनके नेक कामों और साहसिक कारनामों ने उनका एक बड़ा सा दल खड़ा कर दिया। वे सिर्फ जोधपुर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राजस्थान के कोने कोने में उनके नाम का डंका बजने लगा। उनके डाकों ने सेठ साहूकारों और धनी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। डाका डालते समय बलजी भुर्जी सबसे पहले साहूकारों की बहियां जला डालते थे ताकि गरीबों पर किया गया कर्ज उनसे वसूला ना जा सके। यह सिर्फ डाका नहीं था, यह गरीबों की पीड़ा का बदला था। गरीब, जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद ने उन्हें जनता के दिलों में बसा दिया। लोग उन्हें सिर्फ बलजी भुर्जी नहीं बल्कि श्रद्धा से बाबा बलजी भुर्जी कहने लगे। पुलिस और अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद वे इतने सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे कि उनकी पकड़ असंभव लगती। गांवों के लोग उन्हें अपने घरों में शरण देते, सम्मानपूर्वक खाना खिलाते और उनके कष्टों को अपना समझते। बदले में बलजी भुर्जी जहां जाते, लोगों को फिरंगियों के षड्यंत्रों, राजाओं की कमजोरी और साहूकारों के शोषण के बारे में जागरूक करते। उनके नेक इरादों और सख्त नियमों ने उनके दल को अनुशासित रखा। जो कोई भी उनके नियमों का उल्लंघन करता, उसे वे तुरंत दंडित करते। उनका एकमात्र उद्देश्य था गरीबों को सहारा देना। किसी गरीब को सताने, किसी औरत पर बुरी नजर डालने या डाके में मिले धन को गरीबों के अलावा कहीं और खर्च करने की सख्त मनाही थी। उनके उसूलों ने उन्हें डाकुओं से अलग एक मसीहा का दर्जा दिया। 20 वर्षों तक उनकी बहादुरी और चतुराई ने रियासत की पुलिस को छकाए रखा। लेकिन जब डीडवाना के पास एक मुठभेड़ में जोधपुर रियासत के इंस्पेक्टर गुलाब सिंह की हत्या हुई तो पुलिस के सब्र का बांध टूट गया। जोधपुर रियासत की पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया। बलजी भुर्जी सिर्फ डकैत नहीं थे, वे गरीबों के मसीहा और अन्याय के खिलाफ उठने वाली एक बुलंद आवाज बन गए थे। उनके संघर्ष, त्याग और नियमों ने उन्हें इतिहास में एक अमिट नाम दे दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने जोधपुर पुलिस को सीकर वन्य राज्यों की सीमाओं में घुसकर कार्रवाई करने की इजाजत दे दी, जिससे जोधपुर रियासत ने डाकू बलजी भुर्जी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने एक जांबाज और साहसी पुलिस अधिकारी, पुलिस सुपरिंटेंडेंट बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 300 सिपाहियों का एक विशेष दल तैयार किया। बख्तावर सिंह ने अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने दल के कुछ सदस्यों को ग्रामीण वेशभूषा में उन इलाकों में तैनात कर दिया जहां बलजी भुर्जी अक्सर दिखाई देते थे। इस प्रयास में 3 साल तक लग गए, लेकिन बख्तावर सिंह का हौसला कभी नहीं डगमगाया। 3 साल बाद कालू खां नामक एक मुखबिर ने सूचना दी कि बलजी भुर्जी रामगढ़ सेठान के पास बैरास गांव में छिपे हुए हैं। यह खबर बख्तावर सिंह के लिए निर्णायक पल थी। बिना वक्त गंवाए उन्होंने अपने हथियारबंद विशेष दल और ऊंट घोड़ों के साथ बैरास गांव की ओर कूच किया। बख्तावर के आगमन की खबर मिलते ही बलजी भुर्जी ने भी मोर्चा संभालने की तैयारी कर ली, लेकिन बैरास गांव की भूमि उनके पूर्वजों द्वारा दान में दी गई थी। इस भूमि पर रक्तपात करना उन्हें नैतिक रूप से गलत लगा। अपने सिद्धांतों का सम्मान करते हुए उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे सहनुसर गांव की ओर बढ़े, बख्तावर सिंह की सेना उनका पीछा करते हुए पहुंच गई। रात के अंधेरे में बलजी भुर्जी ने एक बड़े रेतीले टीले पर अपनी आखिरी लड़ाई के लिए मोर्चा जमा लिया, लेकिन बख्तावर सिंह ने अपनी सेना को 3 तरफ से हमला करने का आदेश दिया। बलजी भुर्जी के साथ अब केवल उनका स्वामी भक्त नौकर गणेश रह गया था, जिसने अंत तक उनका साथ नहीं छोड़ा। सुबह 4 बजे गोलियों की आवाज ने आसपास के गांवों को हिला दिया। मुकाबला बेहद तीव्र था।
भूरजी ने बख्तावर सिंह के ऊंट को गोली मार दी, जिससे वह पैदल हो गए, लेकिन साहसी बख्तावर ने पेड़ का सहारा लेकर भूरजी का डटकर सामना किया। इसी बीच कुछ सिपाही टीले के पीछे से बलजी पर हमला करने में सफल हो गए और उसे गोलियों से छलनी कर दिया। भूरजी के पास कारतूस खत्म हो चुके थे, लेकिन नौकर गणेश ने अपनी आखिरी सांस तक उनका साथ निभाया। वह रेंगता हुआ बलजी के शव के पास पहुंचा, उनकी बंदूक और कारतूस लेकर भूरजी तक पहुंचा, लेकिन खुद भी गोली का शिकार हो गया। भूरजी ने अपने आखिरी दम तक मुकाबला किया और बख्तावर सिंह की सेना के कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। जब गोलियां थम गईं, तो सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि भूरजी कब और कैसे मारे गए। कई घंटे तक कोई उनकी मृत देह के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। बख्तावर सिंह ने दूरबीन से उनकी मृत्यु की पुष्टि की। जब शवों के पास पहुंचा गया, तो वीरता और त्रासदी का अद्भुत दृश्य हर किसी को झकझोर गया। बख्तावर सिंह ने तार के जरिए बलजी भूरजी के मारे जाने की खबर जोधपुर और जयपुर भिजवाई। शवों को वहीं रखकर कड़ी निगरानी की गई। तीसरे दिन जोधपुर के आईजीपी साहब आए और लाशों की तस्वीरें खिंचवाईं। उन्होंने उनके सिर काटकर जोधपुर ले जाने की तैयारी की, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों और पास के जागीरदारों ने इसका विरोध किया। इस विरोध ने जनभावनाओं को जगा दिया। आखिरकार जनता के आक्रोश के आगे अंग्रेज समर्थित पुलिस को झुकना पड़ा। बलजी भूरजी के शव उनके परिवार को सौंप दिए गए और उनके सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना ने न केवल जोधपुर की जनता के दिलों में बलजी भूरजी के प्रति गहरा सम्मान पैदा किया, बल्कि यह भी दिखाया कि वीरता, नैतिकता और बलिदान की कहानियां हमेशा अमर रहती हैं।